स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, विजिबल है। ओके, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिखा हुआ दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay, so it is a mode of nutrition in which organisms depends upon other organisms, है ना? एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपने आप खाना बनाने की प्रवृत्ति, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में थी, ठीक है। अदर इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच आप इन विच किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, है ना। जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने खान पान के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड रहता है, ठीक है ना। जस्ट एक मिनट। हम जैसा आपने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अब ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सी इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ओके। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, है ना, जो सॉलिड मटेरियल फूड मटेरियल को लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग बीन से अपना भोजन नहीं लेते, ऑर्गेनिक मैटर से नहीं लेते, कैसे लेते हैं, डेड एंड डीकेइंग मैटर। फॉर एग्जाम्पल, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर फफूंदी लगना, फंगस, है ना। ब्रेड तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन उससे अपना भोजन लेने वाले सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। ये भी हेटरोट्रॉपिक में आ गए। तीसरे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और उनके अंदर से अपना भोजन खींचते हैं। फाइन, जस्ट अ मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। एक बार पैरासाइट मैम हिंदी की सिंड्रोम वाला प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। पैरासाइट, एक मिनट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और अपना खाना खाते हैं, जैसे कि टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म क्या है, अगर किसी के बॉडी में अगर वॉर्म्स हो जाएं तो टेपवर्म क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा और जो भी हम खाना खाएंगे वो खून पिएगा, जैसे सिर में लाइस और टिक्स हो जाना, ठीक है, सिर के अंदर जो जुएं हो जाती हैं। हाउ दे टेक योर न्यूट्रिशन, दे टेक योर न्यूट्रिशन फ्रॉम योर ब्लड। वो जिंदा किस वजह से है, क्योंकि वो आपका खून ले रहे हैं। जस्ट लाइक दैट पैरासाइट्स दे डिपेंड्स अपॉन समबडीज बॉडी, ओके, किसी और के शरीर के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। दीज आर पैरासाइट्स। फाइन। I'll show you in the next slide. Now we will start about the regarding the digestion. आज हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है पूरा का पूरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and excretion. Okay.
सी दिस इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले भोजन लेना, दैट इज नोन एज इंजेशन। उसके बाद भोजन का छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट होना बॉडी के अंदर जाके, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। तीसरा, जब वो छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो गया खाना, तो उसका इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन है यानी आपकी जो आंत है, छोटी आंत, उसके अंदर छोटे छोटे भागों में अंदर जाके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आंतों से आपके लीवर में चला जाता है और इस लीवर में, और लीवर के जरिए पूरे शरीर में जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद जो बचा कुचा जो रह गया एक्सक्रीटा, जो मल बन गया, दैट इज इजेशन। तो इसमें टोटल 5 प्रोसेसेस आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। क्या क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन सेम चीज। एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकलना, मल पदार्थ का बाहर निकलना। ओके डाइजेशन। अब डाइजेशन, insoluble food consisting of large molecules that is broken down to the soluble molecules। आप ना जब हम खाना खाते हैं ना, तो हम ना बड़ा कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों वाला खाना नहीं खाते। हमारी बॉडी को अब एकदम से आप क्या खाते हो? रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, है ना, घी खाते हो, दालें खाते हो। बॉडी को ऐसी फॉर्म में नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर तो खून बह रहा है बस, है ना। बॉडी को तो इतने टीनी पार्टिकल्स में वो खाना चाहिए जितने में उसको एनर्जी, ऊर्जा मिल सके। तो इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा खाना जो आपके शरीर में कैसे एब्जॉर्ब होगा, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन, पाचन। ठीक है, इसका मतलब जो पानी में वाटर इंसॉल्युबल जो फूड्स हैं, पहले वो पानी के अंदर घुलेंगे, शरीर के जूसेस के अंदर घुलेंगे, और फिर शरीर के अंदर घुलने के बाद एब्जॉर्ब होंगे। ये इन्होंने चित्र से दिखा रखा है, देखो, ये कॉम्प्लेक्स फूड आपने लिया और वो छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में टूट गया बॉडी में जाकर। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। सी, ये इंटेस्टाइन में फूड गया, ठीक है। अब ये टूटता कैसे है? हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल्स के चेन्स, जो लंबी लंबी चेनों में चिपका हुआ है, इस चेन्स को तोड़ देते हैं। एंजाइम्स ने तोड़ दिया, अब इनका एब्जॉर्ब होना आसान हो गया। ये इंटेस्टाइन है आपके, ये आंत है। अब ये एंजाइम्स ने इनको तोड़ दिया और ये उसके जरिए उस टूटे होने की वजह से अब ये आराम से हमारे खून की नलियों में, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, तो डाइजेशन की ये चीज होती है कि हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स की चेन्स को सिंपल चेन्स में कन्वर्ट करके उन्हें तोड़ देते हैं, और वो टूटे हुए फूड पार्टिकल्स फिर हमारे शरीर में आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरी कहानी की तरह होता है डाइजेशन। कैसे होगा? अब आप जो खाना खाते हो उसमें मेनली 3 टाइप का जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शुगर, प्रोटीन और फैट। ठीक है, शुगर की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको बोलते हैं स्टार्च। जो भी मीठी चीजें आप खाते हैं, स्टार्च। उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, जैसे अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, दालों के अंदर प्रोटीन होता है, और जो भी तैलीय पदार्थ खाते हैं उनको बोलते हैं फैट। ठीक है, स्टार्च को एंजाइम्स ने तोड़ दिया तो जो शरीर में चीज बनती है वो बनती है ग्लूकोज, जो आराम से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? ग्लूकोज। प्रोटीन को जब एंजाइम्स ने तोड़ दिया तो इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? एमिनो एसिड्स। क्या हो गई? एमिनो एसिड्स। मेरी ये वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस मैम। हाँ, और जब फैट को आपने खाया, आपने घी खा लिया है ना, आपने तेल खा लिया, आपने रोटी में घी लगा के खा लिया, वो ऐसे का ऐसे थोड़ी ना शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं, एंजाइम्स उसके कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल्स होंगे मक्खन के, उसको तोड़ेंगे अलग अलग। ठीक है, और फिर जो टूटा हुआ जो पोर्शन होगा, दैट इज नोन एज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो लास्ट में बनेगा।
ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप जो फूड खाते हो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस चीज को तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्टार्च की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बॉडी में क्या है, दैट इज ग्लूकोज। प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म बॉडी के अंदर क्या है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड्स। फैट की क्या है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो। हाँ जी बोलो। मैम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में मैम क्या डिफरेंस है? बताऊंगी बाद में, है ना। ओके। जब आप साबुन से अपने कपड़ों को धोते हो ना, तो जो चीज वहां होती है ना, जैसे कि कपड़ों से जो चिकना पदार्थ बाहर निकलता है, दैट इज ऑल्सो फैटी एसिड्स। कुछ अंदर नहीं है तो वो उस फॉर्म में टूटता है। ठीक है, फैटी एसिड्स अलग निकल जाते हैं, ग्लिसरॉल अलग निकल जाता है। कहने का मतलब बस ये है, फैट का जो ग्लिसरीन पार्ट है दैट इज ग्लिसरॉल, वो अलग निकल जाता है, और उसके जो अलग जो पोर्शन होता है एसिड पोर्शन, वो फैटी एसिड्स की फॉर्म में अलग निकल जाता है। ठीक है, द डाइजेशन ऑलवेज स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड्स इन द एनस। ऐसा नहीं है कि जरूरी डाइजेशन जो है आपका ये इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। आपका पाचन, डाइजेशन इज पाचन, खाने का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। कैसे होता है वो मैं अभी बताती हूँ। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय 2 एक्शंस। ठीक है, पहला एक्शन है फिजिकल और मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। केमिकल तो हमने देख लिया, एंजाइम्स करते हैं, लेकिन कुछ मेहनत हम भी करते हैं खाने को पचाने में। हम क्या मेहनत करते हैं, जो दांतों से आप चबाते हो, गले से आप जो निगलते हो, यानी च्यूइंग और स्वेलोइंग, और जो हमारे पेट के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं जो खाने को जूसेस के साथ मिक्स करती हैं, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो वो सारा आता है फिजिकल डाइजेशन में, फिजिकल और मैकेनिकल। और केमिकल तो एंजाइम्स करते ही हैं, केमिकली उसको तोड़ने का काम कैंची का काम करते ही हैं। ठीक है, तो डाइजेशन, food is broken by 2 mechanisms, 2 actions. First is physical, that is chewing, swallowing and peristaltic movements of stomach or esophagus or intestine. And second is by the chemical actions, that is done by the enzymes. Okay, now how it occurs, कैसे होता है, let me see. फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है, बाय टीथ, मैंने बता दिया अभी आपको, टीथ। और दूसरा पेरिस्टाल्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये देखो, ये मान लो आपका स्टमक है, ये पेट है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जब ये ऐसे ऐसे इसकी मसल्स जब कंट्रैक्ट होंगी, कंट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ेंगी, जब इसकी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी पेट की, तो खाना आगे जाएगा, है ना। ये मान लो यहाँ खाना है, तो इसके पीछे वाली मांसपेशी सिकुड़ेगी और खाने को आगे की तरफ धक्का देगी। फिर जब ये आगे पहुंच जाएगा तो फिर इसके पीछे वाली मांसपेशी सिकुड़ेगी, फिर ये और आगे जाएगा। सिंपल वैसे ही है जैसे कि एक पाइप के अंदर आप कुछ रख दो और पाइप दबाते रहो तो वो आगे आगे बढ़ता जाता है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर भी मूवमेंट्स होती रहती हैं जब आप खाना खाते हो। उन मूवमेंट्स को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स, ये फिजिकल डाइजेशन में आता है। तीसरा च्यूइंग और मैस्टिकेशन, जो आप चबाते हो। तो इसका मतलब हम खुद भी अपने खाने को पचाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाना चबा चबा कर खाइए। जो चबा चबा कर नहीं खाता है उसका पाचन वैसे भी कमजोर पड़ जाता है। एंजाइम्स तो अपना काम करेंगी, लेकिन आपने फिजिकल डाइजेशन जो अच्छा करना चाहिए था उसमें कमी छोड़ दी। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखिएगा कि च्यूइंग, खाना चबाना भी आपकी मेहनत भी डाइजेशन के अंदर आती है ना। तो ध्यान से खाना खाना है, चबा चबा कर, तो अच्छा खाना पचेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरी है जो हम खाना खाते हैं उसको टूटना क्यों जरूरी है, क्यों टूटना जरूरी है? ऐसे ही भी तो जा सकता है, ऐसे ही जाए, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए। ये तोड़ने का चक्कर क्यों है ना? क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा ना मैम। हाँ, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि मान लो ये एक बड़ा सा फूड पार्टिकल है,
अब इसको 16 पार्ट्स में तोड़ दिया, अब इस 16 को 64 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ईच एंड एवरी पार्ट का एब्जॉर्प्शन होना, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं छोटे छोटे, तो हर एंजाइम जो है एक एक टुकड़ा पकड़ लेगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स के एक्शन का एंजाइम्स को अपना एक्शन करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, अलग अलग मिल जाते हैं, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए द फूड पार्टिकल्स गेट ब्रेक डाउन फॉर easily absorption, okay, to increase the surface area for enzymatic actions. Okay, this was about mechanical digestion. How chemical digestion? These are the enzymes which I already told. What are enzymes? Enzymes are the chemicals that break large insoluble food molecules into smaller soluble molecules. Okay, these are the enzymes. अभी कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं मैं अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। सलाइवेशन, सबसे पहले क्या होता है, मुंह में पानी आता है। जब भी भूख लगती है तब भी खाना खाने से पहले मुंह में पानी आता है। अगर आपके मुंह में पानी आता है खाना खाने से पहले तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ साइन दैट यू आर हंग्री, ओके। या हंग्री नहीं भी होते कभी कभार, तो थिंकिंग ऑफ फूड, स्मेल और साइट, खाना देख लिया मुंह में पानी आ गया, स्मेल कर लिया मुंह में पानी आ गया, सोच लिया मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का क्या मतलब होता है, सलाइवेशन, ठीक है। आपके मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। मैम सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लालास्रावी ग्रंथियां, ठीक है, लालास्राव बोलते हैं सलाइवा को, ठीक है। तो लालास्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनसे सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा एक तरीके का लार है, आपकी लिक्विड है जो मुंह के अंदर रहता है। जब आप खाना मुंह में खाते हो, जब आप मुंह में चबाते हो, तो यही सलाइवा उस फूड पार्टिकल्स को तोड़ने में और मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सलाइवरी सिक्रेशन इज द इनिशियल मैकेनिज्म फॉर डाइजेशन। आपने खाना देखा, खाना आपके सामने आया, आपके मुंह में सलाइवा सिक्रेशन शुरू हो गया। उसके बाद क्या होगा, मैम खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है ना सलाइवा से फिर? हाँ, सलाइवा जैसे आपने लिया, खाने का डाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। मैं पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाना चाहती हूँ। सलाइवा का जो पीएच होता है, यू नो व्हाट इज पीएच? व्हाट इज पीएच? 7.4। पीएच होता क्या है? 7 नहीं मैम पीएच जो है वो एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। हाँ, एक्चुअली पीएच आपको ये बताता है कि आपका जो सलाइवा है या कोई भी लिक्विड है या कोई भी चीज है वो कितनी एसिडिक है, कितनी, या फिर कितनी अम्लीय है, या कितनी क्षारीय है, या कितनी बेस में है, एल्कलाइन है, ठीक है। तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा है, उसका पीएच जो है वो एसिडिक नहीं होता, उसका पीएच अप्रोक्सीमेट एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 इज द न्यूट्रल। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर होगा तो एल्कलाइन होगा। तो 7 इज द न्यूट्रल। तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सलाइवा होता है उसका पीएच अप्रोक्सीमेट 7 to 8 होता है, ठीक है। ये रे सलाइवरी ग्लैंड्स आपके यहाँ होते हैं ये, फाइन। तो सलाइवा की सिक्रीशन हुआ, सलाइवरी ग्लैंड्स ने फूड पार्टिकल्स लिए, उसके बाद क्या होगा, सलाइवा के अंदर और क्या क्या होता है, व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा कंटेन्स म्यूकस, वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सलाइवरी एमाइलेज। दिस इज द इम्पोर्टेंट। इस अब आपको मुंह में एंजाइम मिल गया, दैट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच यू टेक, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, जस्ट रिवाइज, एनीबडी? कोई भी बोल दो वॉलंटरीली, फटाफट फटाफट। नोबडी? चलो आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पूछूंगी। सो डाइजेस्टिव, अच्छा,
अभी मैं सलाइवर ग्लैंड पे रुक रही हूँ और मैं उसके पहले आपको ये बता दूं कि खाना किस किस रास्तों से होके गुजरता है। सो दैट ऑल इज नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट या गट। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है पहले मुंह, माउथ। ठीक है, माउथ के बाद फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स होते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के बाद दिस इज नोन एज ईजोफेगस। ईजोफेगस है ना, ईजोफेगस। ये ईजोफेगस लंबी सी ट्यूब आ गई, ये ट्यूब यहाँ खुलेगी। दिस इज नोन एज स्टमक। स्टमक यानी पेट, जिसको हम पेट बोलते हैं। तो माउथ, ईजोफेगस, स्टमक। स्टमक के बाद दिस पार्ट इज नोन एज, स्टमक के बाद कहाँ आएगा खाना? दिस पार्ट इज नोन एज डिओडेनम। DUODENUM, डिओडिनम। डिओडिनम, ओके। डिओडिनम के बाद दिस इज ऑल नोन एज, छोटा सा यहाँ पे पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज जीजुनम एंड इलियम। जीजुनम एंड इलियम, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिओडेनम, जीजुनम, इलियम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे दिस पोर्शन इज नोन एज सीकम, CAECUM, सीकम। और एक छोटा सा वेस्टिजियल ऑर्गन जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ओके। देन लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, रेक्टम, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनल, एनल कैनाल, एनस। तो ये पूरा GIT है। यहाँ से खाना यहाँ से अंदर आता है और यहाँ पे एंजाइम्स बनते रहते हैं और यहाँ खाना टूटता रहता है, यहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लीवर का क्या रोल है इसमें? एक जो ऑर्गन है वो रह गया, दैट इज लिवर। मैम एक बार प्लीज ऊपर जो माउथ के पास आपने जो पार्ट बताया था उसका एक बार नाम बता दीजिए। माउथ का जो एक जो ये नली है, यस यस, ईजोफेगस। OESOPHAGUS, ईजोफेगस, ईजोफेगस। ठीक है, यहाँ पे स्टमक के बाद, स्टमक के बाद डिओडिनम। जी, इसके बाद आप लिख लो स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, जीजुनम, इलियम। 3 parts of small intestine. Okay, ileum is the lower portion of small intestine. फाइन, अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। मैंने इसीलिए स्लाइड्स रखी हैं ताकि पिक्चराइजेशन से और क्लियर होता जाए। ठीक है, अब सबसे पहले फूड जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में आया। मिट्टी नहीं रहा। फूड कम्स इन द माउथ। सो माउथ में सलाइवा क्या कर रहा है? इट ल्यूब्रिकेट्स द फूड, इट स्टिक्स द फूड पार्टिकल्स टुगेदर। सलाइवा ने क्या किया? आपने जो खाना खाया उसको जो है ल्यूब्रिकेट किया। ठीक है, उसको उसने पतला बनाया, चिकना बनाया। ल्यूब्रिकेट का मतलब होता है तोड़ना, जैसे आप पेस्ट बनाते हो। फिर सलाइवा ने जो आपने खाना खाया उसके सारे, जैसे गोंद होती है ना, ऐसे मैम सारे लुब्रिकेट का मीनिंग हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं ना कि थोड़ा ऑयली। हाँ, मतलब चिपचिपा बना दिया, जस्ट लाइक चिपचिपा। चिपचिपा का मतलब होता है जैसे कि आपने तो सॉलिड फूड खाया है, वो तब चिपचिपा नहीं था। सलाइवा ने मिलके, लाला स्राव ने उसको मिलके उसको चिपचिपा बना दिया, उस फूड पार्टिकल को, और उन फूड पार्टिकल्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो वो बोलस बन गया, जैसे कि एक गोला बन गया। फूड पार्टिकल्स आपस में सब मिल गए, चिपक गए, चिपचिपे हो गए सलाइवा की वजह से, और ये बन गया आपका बोलस। ठीक है, अब ये बोलस यहाँ पे आएगा, ये देखो नीचे। ठीक है, तो सलाइवा ने क्या किया?
इट ल्यूब्रिकेट्स फूड। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड बोलस बाय टीथ। अब सलाइवा ने उसका बोलस बना दिया और जो आपके दांत है उसने उसको और चबा चबा के और ग्राइंडिंग कर दिया। सलाइवा ने उसका बोलस बनाया, दांतों ने उसकी ग्राइंडिंग करी। ठीक है, अब क्या होगा, ग्राइंडिंग भी हो गई, चबा भी लिया। अब सलाइवरी अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, जो आपके उस खाने के अंदर स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। उस छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पे बोलते हैं माल्टोस। मुंह में जो स्टार्च टूट के जो बनता है इन द माउथ, starch is converted into S is converted into M. Starch is converted into maltose. Okay, by the enzymatic activity of salivary amylase. Salivary amylase स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा मुंह के अंदर। पहले बोलस बना सलाइवा के अंदर, बोलस से फिर टीथ ने ग्राइंडिंग किया, उसको और छोटा छोटा काटा, मैकेनिकल डाइजेशन। फिर उसके बाद उस छोटे छोटे उस जो ग्राइंडेड जो पार्टिकल्स हैं फूड के, जो चिपके हुए से पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर एंजाइम ने अपना एक्शन किया और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया, बिल्कुल केमिकल लेवल पे तोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका डाइजेशन ऑफ स्टार्च। याद रखिएगा, मुंह में केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है, प्रोटीन या फैट का नहीं होता है। ठीक है, इन स्वेलोइंग, अब आपने च्यूइंग हो गया, अब दूसरा प्रोसेस क्या आएगा, स्वेलोइंग। स्वेलोइंग मतलब निगलना। अब आपने उस खाने को निगल लिया तो फूड इज डायरेक्टेड इनटू द गलेट और ईजोफेगस। दिस इज ईजोफेगस, है ना। यहाँ से खाना आपके ईजोफेगस में जाएगा, यहाँ। ठीक है, दिस इज माउथ, दिस इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से ढक्कन होता है, जैसे आपके बर्तन का ढक्कन होता है ना, तो जो फूड पाइप है, जो ईजोफेगस है, इसकी इस नली में ही खाना जाना चाहिए। इस नली के जस्ट पीछे जो है वो हवा वाली नली होती है, वो ट्रेकिया होता है, उसके अंदर खाना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो लंग्स में, फेफड़ों में खाना चला जाएगा। तो जब आप खाना खाते हो चबाते समय, तो उस समय सांस की नली बंद हो जाती है और एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है। दिस इज एपिग्लोटिस, यहाँ पे दिख रहा होगा, एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है और वो जो खाना है सारा का सारा वो दिस इज एपिग्लोटिस, ये ओपन कर देता है और खाना ईजोफेगस में जाता है, ट्रेकिया में नहीं जाता है। तो एपिग्लोटिस इज द कवरिंग ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ पे होते हैं, वो लैरिंग्स फेरिंग्स जब पढ़ाएंगे तब आपको पता चले। अभी आप इतना ही ध्यान रखिएगा इस सिनेरियो में कि एपिग्लोटिस ओपन्स अप, वो खुल जाती है और खाना, द फूड पार्टिकल्स एंटर्स इनटू द ईजोफेगस। ओके, इट सीम्स लाइक अ स्टोरी। अब क्या होगा, म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द गट। पूरी गट में, ये अंदर का पोर्शन है, जैसे मान लीजिए ये ईजोफेगस का अंदर का पोर्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा चिपचिपा म्यूकस बनता रहता है। म्यूकस इज द ल्यूब्रिकेशन, पानी का सिक्रीशन होता रहता है, जिससे कि पूरा जो गट है वो आपका चिकना बना रहता है, हमेशा चिकना रहता है। दिस इज नोन एज म्यूकस। म्यूकस प्रोड्यूस थ्रू आउट द गट। इट इज फॉर ल्यूब्रिकेशन। इट प्रोटेक्ट गट वाल फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, आपके शरीर में पूरे गट में अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते रहते हैं, तो वो एंजाइम्स कहीं अपनी वॉल को ना खा जाएं, खराब कर दें, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए, शरीर अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा म्यूकस प्रोड्यूस करता रहता है। तो हमारे पूरी जीआईटी जो है वो अंदर से ऐसी गिलगिली चिपचिपी सी होती है, ताकि अपने एंजाइम्स उसको खराब ना करें और हमेशा सारी की सारी जो गट है, पूरा जो अभी मैंने एलिमेंट्री ट्रैक्ट दिखाया, वो पूरा का पूरा ल्यूब्रिकेट रहे, ताकि अपने ही एंजाइम उसको खराब ना कर दें। अच्छा, मान लो ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, इट्स माय क्वेश्चन टू यू, कि गट में कोई ऐसी जगह हो गई जहाँ म्यूकस सिक्रीशन कम हो गया, ठीक है, और तो ऐसी जगह पे क्या होने के चांसेस हैं? अल्सर। फाइन, इट्स अल्सर, है ना। ऐसे ही कंडीशंस में अल्सर होते हैं, जब या तो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या
खुद का जो म्यूकस सिक्रेटिंग एंजाइम्स है, म्यूकस सिक्रीशन का जो खुद का जो बॉडी का ओन डिफेंस मैकेनिज्म है वो गड़बड़ हो जाए, वो खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी बॉडी में अल्सर स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, डियोडेनल अल्सर, ठीक है। और वही अल्सर अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है, ठीक है। अब व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस मैंने पहले भी बताया था, मूवमेंट्स, ठीक है, वेव लाइक मोशंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच मूव्स द फूड फॉरवर्ड्स। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये बोलस, ठीक है, ये पीछे वाली जो वेव होगी इस नोन एज वेव ऑफ कंट्रैक्शन, क्योंकि ये सिकुड़ रही है। और आगे वाली जो वेव है जहां से खाना गुजर रहा है वो वाली वेव होगी वेव ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता जाएगा और खाना आगे खिसकता जाएगा। सो बोलस अभी तक कहाँ पे था? मुंह में था, मुंह से ईसोफेगस में आया, अब ईसोफेगस से इन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के जरिए पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? अभी ईसोफेगस में आया था, अब कहाँ जाएगा? स्टमक में। हाँ, अब कहानी पहुंच गई स्टमक तक, ठीक है ना। ये तो पेरिस्टाल्सिस का ही है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा फिर? स्टमक में क्या होगा? अब ईसोफेगस में कोई एंजाइम में जाएगा मैम, ड्यूडेनम। हाँ, ईसोफेगस में याद रखिएगा कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। अब स्टमक क्या क्या काम है? पेट का क्या काम है? इट स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम एंड रिलीज इट स्लोली। ईसोफेगस से तो फास्ट चल चल के फूड आ गया, आपने खाना खाया, ईसोफेगस में गया, वहां पे बोलस बना, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट हुई और जो खाना जो था वो चल चल के फटाफट स्टमक तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एकदम से यहाँ से खाना नीचे नहीं खिसक जाता। अब यहाँ पे 2 से 6 घंटे के तक खाना यहीं स्टोर रहता है। क्यों स्टोर रहेगा? पाचन होना है उसको, ठीक है। और अगर एकदम से आगे चला जाएगा तो धीरे धीरे जो यहाँ पे पच गया वो धीरे धीरे यहाँ से आगे एंट्री होगी, लाइन लगेगी, हम यहाँ पे वेटिंग में रहेगा, ठीक है। फिर जो आगे पचता जाएगा फिर आगे से वो सिग्नल्स आएंगे, इट्स ओके, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा और अंदर आगे जाएगा, फिर सिग्नल्स आएंगे, सारे सिग्नल्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है इसके पीछे, ठीक है। फिर सिग्नल्स आएंगे स्टमक को, फिर वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन आगे खिसकाता जाएगा। ऐसे नहीं कि एकदम से स्टमक से जो है आगे की तरफ फूड फटाफट खिसक के चला जाएगा, जैसे ईसोफेगस से इधर आया था। ईसोफेगस से तो आ गया पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट से, बट स्टमक की एक कैपेसिटी होती है, अब वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा फूड को, ठीक है, और फिर स्लोली उसको रिलीज करेगा, राइट। दूसरा, स्टमक में जो सिक्रीशन सिक्रीट होंगे वो और ज्यादा सिक्रीशन सिक्रीट होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं काइम। काइम बोलते हैं जो फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जब खाना मिक्स हो जाएगा तो वो बन जाएगा काइम, ठीक है। काइम सिक्रेटेड इन द स्टमक, ठीक है। सी हेयर, स्टमक के 2 पोर्शन होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि ये कार्डिया के पास है, कार्डिया का मतलब हार्ट, हृदय। और दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये पाइलोरस के पास है, ठीक है, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं इसको। और स्टमक के अंदर 3 तरीके की मांसपेशियां होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई वाली, दूसरी लेयर होती है सर्कुलर, और तीसरी होती है ऑब्लिक, तिरछी। इसमें लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। तो 3 layers of muscles are there in 3 layers of muscles are there in the stomach, longitudinal, circular and oblique। जब ये 3 layers of muscles आपस में सिकुड़ती हैं या फैलती हैं तो उसकी वजह से चर्निंग होती है। जैसे आप दही में मथते हो तो लस्सी बन जाती है, वैसे शरीर के अंदर ये सारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होती हैं। इस स्टमक के अंदर ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होती हैं एज कम्पेयर टू ईसोफेगस, लेकिन स्लोली रिलीज होता है फूड, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, चर्निंग ड्यू टू
लेयर ऑफ मसल्स। समझ में आया चर्निंग कैसे होती है? ड्यू टू द 3 लेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन स्टमक। अब यहाँ गैस्ट्रिक, ये जो स्टमक है इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। सी, यहाँ पे जूसेस सिक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। कैसे सिक्रीट होते हैं? यहाँ पे अगर इसकी माइक्रो थोड़े उसको और काट के देख लिया जाए अगर स्टमक के अंदर, तो यहाँ पे ये जो लेयर है दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट। पिट यानी गड्ढा। ये एक ऐसा गड्ढा है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ बनते हैं। ये यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने वाले सेल्स रहते हैं इंटरनली। इसको काट दिया अंदर से, तो अंदर जो है इसके अंदर ये लेयर निकलती है। इस लेयर के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। यहाँ पे जूस प्रोड्यूस करते हैं इस गड्ढे के अंदर, इस गैस्ट्रिक पिट में, और ये स्टोर रहता है। और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये जूस बाहर निकल आता है। ठीक है। और ये गैस्ट्रिक जूस खाने के साथ मिलके काइम बनाता है उसको। फाइन। कोई डाउट किसी का? नो मैम। ओके। कार्डियक स्फिंक्टर कंट्रैक्ट होता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। ठीक है। ये कंट्रैक्ट होगा, ये ऊपर से एंट्री बंद करेगा और यहाँ से कहेगा ओके यू कैन गो। ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्सेस टू लेट द काइम इनटू द डियोडेनम। ये काइम को डियोडेनम में जाने में मदद करता है। ओके। कार्डियक स्फिंक्टर जब कंट्रैक्ट होगा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स गेट रिलैक्स। फाइन। कार्डियक स्फिंक्टर कंट्रैक्ट, पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स, तभी फूड इधर से उधर ट्रेवल कर पाएगा। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेनली क्या क्या सब्सटेंस होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अभी हम गैस्ट्रिक जूस देख रहे थे उसके अंदर होता है एसिड HCl और पेप्सिन नाम का एंजाइम। ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ एसिड एंड पेप्सिन मेनली। ये एसिड और पेप्सिन क्या करता है? केमिकली डाइजेशन ऑफ फूड। ओके। ओके। तो हमें क्या मिला? और भी मैं एक चीज बताती हूँ, इसमें नहीं है। इसके अंदर एक रेनिन नाम का एंजाइम भी होता है। रेनिन, RANNIN। गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है। देखो, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड रेनिन। pH ऑफ स्टमक कितना होगा? 1 to 2। हाईली एसिडिक, HCl, रेनिन, पेप्सिन। और एक और चीज यहाँ से रिलीज होती है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, तो वर्ड्स याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज, वेयर इज HCl सिक्रेटेड? ओके। वेयर इज पेप्सिन सिक्रेटेड? ओके। व्हाट आर नोन एज चीफ सेल्स। जो स्टमक है उसके सेल्स को बोलते हैं चीफ सेल्स, CHIEF, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स। मैम जो रेनिन है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रेनिन जो है वो एसिड है ना? नो, रेनिन इज एन हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। एंजाइम, ओके। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, ओके। और पेप्सिन? पेप्सिन इज एन एंजाइम। ओके मैम, थैंक यू। ओके। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है। पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है। तो वैसे पेप्सिनोजन, मान लीजिए एक पेप्सिनोजन नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, वो सो रहा है। पेप्सिनोजन सो रहा था, खाना आया स्टमक के अंदर, खाने ने एक्टिवेट किया सब कुछ। खाने ने जैसे ही एक्टिवेट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने लगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपना काम समझ में आ गया। सबके अपने अपने काम बटे होते हैं ना। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपना काम समझ में आ गया। उसने उस सोए हुए पेप्सिनोजन को कहा कि भैया उठ जाओ,
आपका काम शुरू करने का टाइम आ गया है, और उस HCl की वजह से, उसकी मदद से पैप्सिनोजन जो सो रहा था, जो उसकी इनएक्टिव फॉर्म थी, वो जागृत फॉर्म अवस्था में कन्वर्ट हो गई, दैट इज द पैप्सिन। वो पैप्सी बन गया, पैप्सिन। अब इस पैप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। अभी तक प्रोटीन डाइजेशन शुरू नहीं हुआ था, है ना। अभी तो हमने देखा था मुंह में स्टार्च डाइजेशन हो रहा था। स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ था? माल्टोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। अब स्टमक में पैप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। जैसे ही खाना आया, खाने के वजह से पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने लगे। उस जूस के अंदर एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फटाफट सोई हुई इनएक्टिव पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब पैप्सिन को अपना काम पता है। अब पैप्सिन क्या करेगा? जो आप खाना ऊपर से आया है, उसके अंदर जो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं उसको तोड़ेगा और उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉलेस्ट यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या करता है? इट किल्स बैक्टीरिया टेकन विद द फूड। आप जो भी खाना खाते हो, जरूरी नहीं बड़ा साफ सुथरा और शुद्ध हो, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेट में घुस जाते हैं, चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो ये जो एसिड है ना बॉडी का, ये बड़ा अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद है। बस ये हाइपर हो जाता है तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। अगर ये एसिड नॉर्मल अवस्था में रहे, नॉर्मल सिक्रीशंस होते रहे, तो ये हमारे जो हम खाने के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह खा लेते हैं उस सबको किल कर देता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या फंक्शन हो गए? क्यों चाहिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इट एक्टिवेट्स पैप्सिनोजन, it is helpful in protein metabolism, protein digestion. It kills the bacteria which are taken with the food. Okay? मैम, हाँ, जो पेप्सिन है प्रोटीन को यानी उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है। इट्स मीन ये वहीं पर जो आपने एमिनो एसिड जो बताया था उसमें कन्वर्ट करता है यहाँ पे? नहीं बेटा, अभी बताऊंगी। जो पैप्सिन है, ये देखो, ये आ गया आपका चित्र। पैप्सिन इज अ प्रोटीएज। प्रोटीएज का मतलब एंजाइम है। इट ब्रेक्स प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्रोटीन इज नॉट ए इजी स्ट्रक्चर, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट? पॉलीपेप्टाइड्स। अभी पॉलीपेप्टाइड्स आगे आने वाली स्टेज में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके टूटेगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी प्रोटीन्स दैट आर ब्रेकअप इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, अभी ये जो चेन है वो बीच बीच में से टूटेंगी। ये ऐसे है, अब ये पॉलीपेप्टाइड्स में टूटेंगे चेन के पार्टिकल्स। अब ये चेन से मोती निकलेंगे अलग अलग, यानी पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन निकलेंगे अलग अलग आने वाली स्टेज में। कैसे होगा वो बताती हूँ। अभी हम स्टमक तक पहुंचे हैं। अभी मेन जो डाइजेशन होता है, मेन जो होता है वो कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा, मैं एक रेनिन बताना भूल गई। रेनिन इज ऑल्सो एन एंजाइम दिस इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ यंग चिल्ड्रन। यूजुअली बच्चों में होता है। ओके, बच्चे क्योंकि दूध पीते हैं ना, तो जो बच्चों के अंदर जो दूध होता है उसको ये इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेट करने का मतलब है कि मान लीजिए बच्चे ने दूध पिया तो वो एकदम से दूध उसके स्टमक से अंदर बाहर ना निकल जाए कहीं, है ना। तो उसको थोड़ा सा चिपचिपा आपस उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में इकट्ठा कर देता है, ताकि दूध जो है थोड़ा देर तक जमा रहे, इकट्ठा रहे स्टमक में और पचता रहे। उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए, ताकि पैप्सिन उसके ऊपर, क्योंकि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है मेनली उसका नाम होता है केजीन, CASIEN, केजीन। तो केजीन नाम का जो प्रोटीन है, बच्चों में यूजुअली रेनिन सिक्रीशन अच्छा होता है क्योंकि बच्चों में दूध ज़्यादा पीते हैं, तो इसीलिए वो दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेट हो जाएं और दूध एकदम से लिक्विड है क्योंकि, तो एकदम से स्टमक को क्रॉस करता हुआ अनडाइजेस्टेड होकर लार्ज इंटेस्टाइन तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए उसको वो इनसॉल्युबल पोर्शन में कन्वर्ट करने का जो काम करता है, दिस इज रेनिन, RENNIN। दिस एंजाइम, ये एक और रेनिन नाम। हाँ जी, सॉरी मैम, इट्स मीन कि ये जो रेनिन एंजाइम है जो आपको पता है कि यंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें होता है, इट्स मीन
कि जैसे जैसे एज जैसे बढ़ जाती है, ये रेनिन डीएक्टिवेट हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, सब में होता है। आप दूध पियेंगे तो उसका डाइजेशन, उसका कोएगुलेशन करने का काम रेनिन का ही होता है, ठीक है। बच्चों में मेन इसका फंक्शन है, क्योंकि वो पीते ही, उनको सिर्फ दूध ही पीते हैं, है ना। इट हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, जैसे जैसे खून जमता है तो थक्का बनता है ना, ऐसे ही जब दूध जमता है तो उसका थक्का बनता है अंदर। उस कोएगुलेशन को करने का काम रेनिन का है, ताकि एकदम से मिल्क जो अनडाइजेस्टेड स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ ना निकल जाए, पूरा पच के जाए आराम से। उसको रोक कर कोएगुलेट करने का काम करता है। इसका मेनली जो वर्क है वो बच्चों में है, यंग चिल्ड्रंस में ज़्यादा है। हम सब लोग भी दूध पियेंगे, जो भी दूध पीते हैं उनमें ये काम, ये जो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क का फंक्शन है वो रेनिन ही करेगा, ठीक है। अब ये हो गया स्टमक का पोर्शन। अब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो मैं बता चुकी हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लंबी होती है, वो कम से कम 7 मीटर लंबी होती है। अगर आप इस इंटेस्टाइन की पाइप्स को खोल दें तो 7 मीटर लंबी एक लंबी पाइप बन जाएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन को अगर आप खोल दें तो 1.5 मीटर लंबी एक पाइप बन जाएगी, ठीक है। तो पता लगा कितनी लंबी लंबी होती हैं ये। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन फंक्शंस क्या है, ठीक है। 2 फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे, और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है यहाँ से। खाना पचता है, अच्छे से टूटता है। जब तक खाना पार्टिकल्स में टूटेगा नहीं तब तक वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होना है उसको वापस। तो यहाँ पे खाने जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। तो दोनों काम कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइन में। सो वेयर द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, इंटेस्टाइन। वेयर द डाइजेशन कंप्लीट्स, इंटेस्टाइन। ओके। इंटेस्टाइन में सबसे पहला पोर्शन आता है डिओडेनम। मैंने बताया था, ये रेड कलर का देखो, ये पोर्शन, दिस इज डिओडेनम। इट इज यू शेप्ड, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट डाइजेशन ऑकर्स हियर। इट इज अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। 25 सेंटीमीटर का होता है, यू शेप होता है, ज़्यादातर डाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, लेट अस सी। इसको समझना अच्छे से। हमारे अभी हमने एसिड पढ़ा था ना, एसिड गैस्ट्रिक जूस। ऐसी और भी जूसेस बनते हैं। एक और जो दूध जूस होता है दैट इज नोन एज पैंक्रिएटिक जूस, जो कि पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि में बनता है। एक और जूस होता है, उसको बोलते हैं बाइल जूस, बाइल या बाइल जूस। ये बनता है लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर बाइल बनता है और वो स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में और कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि और घना हो जाता है, घनत्व उसका बढ़ जाता है। तो बाइल is stored made in liver, it is stored in gallbladder, और ये आके यहाँ आ जाता है। इसकी पाइप यहाँ आती है। पैंक्रिएटिक जूस की भी पाइप यहाँ आती है, और दोनों की पाइप मिलकर डिओडेनम में खुलती है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिओडेनम। तो डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रिएटिक जूस और बाइल जूस दोनों के दोनों मिक्स होकर आते हैं। भाई बात समझ में? डिओडेनम में पैंक्रिएटिक जूस जो पैंक्रियाज सिक्रीट कर रहा है, उसमें क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी, और बाइल जूस दोनों के दोनों मिलकर डिओडेनम में आते हैं, ठीक है। इस जगह बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। तो इसीलिए डिओडेनम में डाइजेशन सारा का सारा, यूजुअली ज़्यादातर डाइजेशन होता है, ठीक है। व्हाट इज पैंक्रिएटिक जूस, व्हाट इज दिस, वो कैसे होता है अभी बताते हैं। अब व्हाट इज बाइल, बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस हैज नो एंजाइम्स, ठीक है। इसके अंदर होता है वाटर, सोडियम क्लोराइड, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, और इसका पीएच 8 होता है, यानी अब एल्केलाइन आ गया। अभी तक पीएच जो है वो चल रहा था एसिडिक स्टमक में, अब इंटेस्टाइन में फिर से पीएच एल्केलाइन हो जाता है,
ठीक है, तो बाइल के अंदर ये बाइल, इट इज बाइल पे क्वेश्चन आ सकता है ना, बाइल कहाँ बनता है, इट इज सिक्रेटेड इन लीवर। बाइल स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर मेन होता है बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। pH of bile 8, alkaline. Any enzyme in bile? No. ठीक है, अब व्हाट इज पैंक्रियाटिक जूस। पहले फंक्शंस ऑफ बाइल देख लेते हैं, बाइल क्या क्या करता है। इट डाइल्यूट्स कंटेंट्स फ्रॉम द स्टमक, क्योंकि हमने देखा कि स्टमक से जो कंटेंट्स है वो डियोडेनम में आके आ रहे हैं, है ना, तो ये स्टमक के जो में डियोडेनम से जो कंटेंट्स आ रहे हैं उसको डाइल्यूट करता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, इट क्रिएट्स ऑप्टिमम पीएच फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, पैंक्रियास से जो एंजाइम्स आ रहे हैं उसके लिए ऑप्टिमम पीएच बनाता है। और बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई फैट्स, फैट का जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है इसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब होता है उसे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, वाटर सॉल्यूबल ड्रॉपलेट्स बनाना। फैट का एक बड़ा सा पार्टिकल है, उसको छोटे छोटे वाटर सॉल्यूबल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज बाइल और बाइल सॉल्ट्स। तो हमने देखा कि प्रोटीन का ज़्यादातर डाइजेशन कहाँ पे हुआ था, स्टमक में, और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया था, माउथ। माउथ में। तो फैट का डाइजेशन ज़्यादातर कहाँ पे होगा, डियोडेनम में। क्यों, क्योंकि डियोडेनम में बाइल सॉल्ट ने हाथ दे दिया, साथ दे दिया। बाइल सॉल्ट ने पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को जो है उनको एक्टिवेट करता है। बाइल जब अगर ना हो तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। बाइल अगर ना हो तो इमल्सिफिकेशन ही नहीं होगी फैट की, फैट ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइल। बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द विच ऑर्गन, लीवर। बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई फैट्स। इमल्सिफिकेशन मतलब लार्ज fat globules are converted into smaller globules. ठीक है, large fat droplet is broken down by the muscular actions. Bile salts prevent small droplet from combining. उनको अलग अलग कर देते हैं और आपस में नहीं मिलने देते। This is known as emulsification of fat. ठीक है, the surface area where lipase can act in is increased. ठीक है, lipase एंजाइम होता है ताकि lipase इसको आराम से पचा सके। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है, और फैट को इमल्सिफाई कौन करता है, बाइल, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, देखो ये है, अ पर्सन हैड इज गॉल ब्लैडर रिमूव। एक बंदा है, उसकी गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई तो उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया। एक्सप्लेन व्हाई डॉक्टर टोल्ड हिम टू लिमिट फैट इन हिज डाइट। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि आपको अब फैट नहीं खाना। क्या होगा अगर किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, बाइल जो है फैट इमल्सिफाई नहीं हो पाएगा और लाइपेज उसको आराम से पचा नहीं पाएगा। इसलिए जिन लोगों की पथरी से गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है ना, पथरी की वजह से, गॉल ब्लैडर निकलने की वजह से उनका फैट डाइजेशन मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि अब आप तली हुई चीज़ें कभी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी बाइल की बात। अब दूसरा कौन सा जूस आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डियोडेनम में, दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में मेनली 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज। ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। पेप्सिन कहाँ पे था, स्टमक में, है ना। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ पर था, माउथ में, मुंह में, माउथ में। हाँ, और लाइपेज कहाँ पर है, पैंक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिन कहाँ पर है, पैंक्रियाटिक जूस में। पैंक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ पर है, पैंक्रियाटिक जूस में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तो इसी टाइप के आते हैं। कौन सा कहाँ सिक्रीट होता है, किसका कितना पीएच होता है, ठीक है, कौन सी चीज़ का डाइजेशन कहाँ पर होता है, इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है, जनरल बेसिक। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कन्वर्जेंस होती है। सी,
starch molecule is converted by amylase into maltose. जो बचा हुआ स्टार्च है जो मुंह में माल्टोस कन्वर्ट हो गया, इट्स ओके, जो रह गया वो इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोस में, ठीक है। जो प्रोटीन पार्टिकल्स स्टमक में कन्वर्ट हो गए पेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में या पेप्टाइड्स में, वहाँ पॉलीपेप्टाइड्स थे या पेप्टाइड्स रह जाएंगे, पेप्टाइड्स, ठीक है। अब वो जो बचे हुए रह गए वो ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट, जो सिन आ जाता है जिसके पीछे याद रखना वो प्रोटीन को पचाते हैं, ठीक है। जिनके पीछे एज आता है, लाइपेज, लाइप मतलब लिपो, लिपो मीन्स फैट, तो लिपो मीन्स फैट यानी फैट को पचाने वाला एंजाइम, तो ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और पेप्टाइड्स बनेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन से, और माल्टोज बनेगा एमाइलेज से। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर, अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ड्यूडेनम, पेनक्रियाज, नहीं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम है ना। पैंक्रियाज से तो जूस आया है, ये पैंक्रियाज में नहीं हो रहा है। सब पैंक्रियाज का काम सिक्रीशन करना है, उसके अंदर खाना नहीं जाता। खाना तो अभी आपका ड्यूडेनम में पड़ा है। आप इमेजिन करो खाना आपका ड्यूडेनम में पड़ा है, जैसे ही ड्यूडेनम में पहुंचा सिग्नल मिले, बाइल उधर से सिक्रीट हो गया, बाइल और इधर से पैंक्रियाटिक जूस बन के आ गया, दोनों जूस मिक्स हो गए और ड्यूडेनम में आ गए। तो उस जूस के अंदर जो लाइपेज था उसने फटाफट फैट को काम करना, क्योंकि इमल्सिफाइड फैट आया है उसके पास, बाइल ने उसको इमल्सिफाई किया, लाइपेज ने फटाफट उसको जो है तोड़ दिया ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में, ठीक है। ट्रिप्सिन ने अपना काम किया, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसके अलावा जो एमाइलेज नाम का एंजाइम है उसने अपना काम किया, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद आता है खाना पहुंच गया जिजुनम में। यूजुअली डाइजेशन प्रक्रिया नहीं होती, जो बचा खुचा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम में होता है, इलियम में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलियम के अंदर ये खास बात है कि अब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। अब इंटेस्टाइन के अंदर भी एक तरीके का इंटेस्टाइनल अपना जूस होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। इसके अंदर ये इलियम के अंदर, इलियम के अंदर जो थोड़ा बहुत जो इंडाइजेशन रह गया, जो डाइजेशन नहीं हो पाया है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कंप्लीशन होगा, अब यहाँ पे बिल्कुल एंड प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो एंड प्रोडक्ट एंजाइम्स, एंड प्रोडक्ट क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, पेप्टाइडेज। अब यहाँ पे पेप्टाइडेज नाम के जो एंजाइम्स होंगे दैट कन्वर्ट्स एमिनो पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड्स, ठीक है। जो पेप्टाइडेज होते हैं वो इलियम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये ड्यूडेनम में भी होते हैं लेकिन इलियम में ज्यादा होते हैं। डेज कन्वर्ट्स पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड्स, ओके। लाइपेज ने तो पहले ही फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया है। माल्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, इट कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये टेबल याद कर लेना सारी। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू विच 2 पार्टिकल्स, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ माल्टेज, ठीक है। सुक्रोज जो शुगर होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगर लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज कौन सी शुगर होती है, जो दूध के अंदर होती है, ठीक है। दूध वाली चीनी अलग होती है। तो अलग अलग तरीके की चीनी हम खाते हैं, शुगर पदार्थ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरीके के खाते हैं। जो माल्टोज में कन्वर्ट होगा उससे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलेंगे। जो सुक्रोज वाली शुगर होगी उससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है, फ्रक्टोज का निकलता है। जो लैक्टोज वाली शुगर होती है उस पर लैक्टेज नाम का एंजाइम जो एक्ट करेगा और उससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं, ठीक है। ये यूजुअली डिओडेनम में भी हो जाता है प्रोसीजर और इलियम में भी होता है, इलियम में ज्यादा होता है। शेयर कर देंगे आपको। पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रोटीन्स, पेप्सिन converted into polypeptides, trypsin converted into peptides, and peptidase converted into amino acids. This is for protein digestion. याद रहेगा? Yes, रहेगा?
proteins by the action of pepsin in the stomach converted into polypeptides, by the action of trypsin converted into peptides, by the action of peptidase converted into amino acids. Okay. Starch, salivary amylase into maltose. ठीक है. नो डाइजेशन इन स्टमक. स्टमक में हमने देखा था कि कोई भी स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो रहा था. एमाइलेज इज डीनेचर्ड क्योंकि वहाँ एसिड ज्यादा था. और पेंक्रिएटिक एमाइलेज कन्वर्ट्स माल्टोज स्टार्च था, वो पेंक्रिएटिक एमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था. देन बाय द एक्शन ऑफ माल्टेज एंजाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ठीक है. जैसी भी शुगर आएगी वो वैसी कन्वर्ट हो जाएगी. मेनली ग्लूकोज. मेनली हम जो शुगर लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, उसमें माल्टोज ही होता है और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं लास्ट में. दिस ऑल अबाउट द डाइजेशन. ठीक है. इसका कंटिन्यूशन में करें या नेक्स्ट क्लास में करें? एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो नहीं हो गया? नेक्स्ट क्लास में मेरे को ये थोड़ा वो प्रोटीन पेप्सिन के बाद यानी जो आपने जो नाम बताया था मैम, एक बार रिपीट कर दीजिएगा. हाँ, ये वाला ट्रिप्सिन. ओके, ठीक है. तो आज की क्लास में आपको हमने पढ़ा दिया डाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म. ठीक है. एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन.